भारतीय न्याय संहिता के चैप्टर नंबर 3 में सेक्शन 25 से लेकर 30 तक के जो प्रोविजन दे रखे हैं ये डिफेंस ऑफ कंसेंट के बारे में है, जो कि जनरल एक्सेप्शन है और कहता है कि अगर आपने किसी को किसी चीज के लिए कंसेंट दी है, मंजूरी दी है, सहमत हो आप, तो भाई अगर वो चीज से आपको कोई हार्म होता है तो तब आप उसको, जिसको आपने कंसेंट दी थी वो चीज करने के लिए, उसको लायबल नहीं ठहरा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी डॉक्टर को परमिशन दी कि कोई दिक्कत नहीं, इंजेक्शन लगाओ। अब इंजेक्शन लगाया उसने, आपको बहुत तेज वाला दर्द हुआ, तो आप इस पेन के लिए डॉक्टर को लायबल नहीं ठहरा सकते हो। सिमिलरली अगर क्या होता है, आप सर्जरी कराने जाते हो या कोई ऑपरेशन कराने जाते हो, तो आपने डॉक्टर को उस सर्जरी के लिए, उस ऑपरेशन के लिए कंसेंट दी है, तो अब अगर उस प्रोसीजर में डॉक्टर फेल हो जाता है तो तब आप डॉक्टर को ब्लेम नहीं कर सकते हो। और ये चीज एक मैक्सिम पर आधारित है, वॉलेंटाइल नॉन फिट इंजूरिया, जिसका मतलब होता है कि जो कंसेंट देता है वो कोई इंजरी सफर नहीं करता है। लेकिन अगर डॉक्टर फेल होता है अपनी नेग्लिजेंस की वजह से, तो तब डॉक्टर लायबल हो सकता है उस सिचुएशन में। और जो कंसेंट दी जाती है उसके रिगार्डिंग हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन नंबर 10 में भी पढ़ते हैं कि किसी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए पार्टीज की जो कंसेंट है वो फ्री कंसेंट होनी चाहिए। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 14 ये बताता है कि अगर कंसेंट कोर्शन की वजह से, अंडू इन्फ्लुएंस की वजह से, फ्रॉड की वजह से, मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से या मिस्टेक की वजह से इन्फ्लुएंस्ड है, तो तब वो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं मानी जाती है। सिमिलरली सेक्शन नंबर 28 बीएनएस का ये बताता है कि अगर कंसेंट दी गई है बीएनएस के तहत किसी भी एक्ट के लिए, तो वो अगर इनमें से किसी भी वजह से दी गई है तो वो कंसेंट ही नहीं मानी जाएगी, वो कंसेंट इनवैलिड कंसेंट होगी। तो क्या क्या रीजन है? जैसे कि मान लो दो पर्सन है ए एंड बी। ए ने अगर बी को कंसेंट दिया था अंडर द फियर ऑफ इंजरी और अंडर अ मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, एंड बी को ये या तो पता था या फिर इस चीज का रीजन टू बिलीव था कि ये जो कंसेंट ए ने बी को दिया है, ये दिया है अंडर द फियर ऑफ इंजरी और अंडर अ मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, तो भाई वो कंसेंट जो ए ने बी को दिया था वो कंसेंट वैलिड ही नहीं होगा। फियर ऑफ इंजरी मतलब आप देखो सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 14 बीएनएस का, जो कि ये कहता है कि इंजरी का मतलब होता है इलीगल हार्म कॉज टू द बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। तो इस तरह का इलीगल हार्म कॉज करने का अगर डर देकर कंसेंट ली गई है। मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट लाइक फैक्चुअल मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अगर कंसेंट दी गई है तो वो कंसेंट ही नहीं मानी जाती है। वहीं अगर जिससे कंसेंट ली है वो कंसेंट देने वाला पर्सन अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या इंटॉक्सिकेशन की स्थिति में होने की वजह से कंसेंट देते टाइम जिस एक्ट के लिए वो कंसेंट दिया उस एक्ट का नेचर एंड कंसिक्वेंस समझने में असमर्थ था, तो उसकी जो कंसेंट उसने दी थी वो कंसेंट ही नहीं मानी जाएगी। और जो 12 साल से कम उम्र के होते हैं वो अगर कंसेंट दे रहे हैं तो उनकी कंसेंट ही नहीं मानी जाती है अनलेस द कॉन्ट्ररी इज इंडिकेटेड बाय द कॉन्टेक्स्ट। यानी कि आप चले जाओ रेप वाले मामलों में, वहां पे क्या बोला गया? वहां पे यही तो बोला गया है कि अगर जो महिला है उसकी एज 18 साल से कम है तो अगर वो कंसेंट भी दे रही है ना सेक्सुअल जो इंटरकॉर्स उसके साथ किया जा रहा है उसके लिए, तो वो कंसेंट इमटेरियल है, उस कंसेंट का कोई वैल्यू नहीं है, वो चीज रेप का ऑफेंस मानी जाएगी। वहीं जो किडनैपिंग वाले मामले होते हैं उनमें जो चाइल्ड है, यानी कि एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 ऑफ बीएनएस, जिनकी एज 18 साल से कम है, तो अगर उनको आप कहीं लेकर गए हो उनकी कंसेंट से, उनके गार्जियन के पास से, गार्जियन को आपने पूछा नहीं, ले गए पिकनिक पे घुमाने, तो भाई आप ये नहीं कह सकते कि बच्चे ने तो कंसेंट दी थी। माना जाएगा कि आपने किडनैपिंग वाला ऑफेंस किया है। ऐसे मामलों में कंसेंट इमटेरियल होती है। वही रेप वाले मामलों में एक और चीज है, अगर कंसेंट डिसीव करके लिया जा रहा है, जैसे कि आर वर्सेस विलियम के केस में हुआ था। एक सिंगिंग टीचर होता है, वो अपनी टीनेज स्टूडेंट को ये बिलीव दिलाता है कि जो सेक्सुअल इंटरकॉर्स उसके साथ किया जा रहा है वो अ काइंड ऑफ मेडिकल प्रोसीजर है फॉर इम्प्रूविंग हर वॉइस, और इस तरह से डिसीव करके उसके साथ वो रेप करता है। तो वो यहाँ पर इलेज ये करता है कि लड़की ने तो कंसेंट दिया था इस चीज के लिए, बट दैट कंसेंट वाज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, बाय डिसीविंग दैट गर्ल। दैट्स व्हाई कोर्ट ने उस टीचर को गिल्टी हेल्ड किया रेप वाले ऑफेंस के लिए। तो यहां तक आपको कंसेंट के रिगार्डिंग कुछ बेसिक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब कंसेंट से रिलेटेड जो जनरल एक्सेप्शन सेक्शन 25 से लेकर 30 तक में रेज किए जा सकते हैं वो हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। देन सेक्शन नंबर 31 जो कि कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग है, देन सेक्शन नंबर 32 जो कि प्ली ऑफ कंपल्शन के रिगार्डिंग है, देन ट्रिवियल एक्ट वाला सेक्शन 33,
देन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड सेक्शन 34 से 44 तक के प्रोविजन। जितना जितना मैं पढ़ाती जाती हूँ ना, आपने बस इतना करना है कि उतने पोर्शन का जो भी आपके पास PYQ की गाइड है उससे प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करते जाने, तभी जो कंटेंट मैं आपको डिलीवर करती हूँ उसका बेनिफिट होगा। तो अगर आपको मेरे किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स वगैरह परचेस करने हैं, आप सिंपली क्या करें, मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर जो स्क्रीन पर शो हो रहा है उसको सेव करें और प्रोफाइल में जाकर चेक करें कौन कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल है। वहां पर सारे सब्जेक्ट जो मैंने बनाए हुए हैं उनका सैंपल विद प्राइस मेंशन है। उनमें से जो भी आपको चाहिए आप उनको सिलेक्ट करके मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और साथ ही मेरा टेलीग्राम चैनल स्टडी गो विज़, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर मैं काफी सारी चीजों की लीगल अपडेट आपको प्रोवाइड करती रहती हूँ। और वीडियो को शुरू करने से पहले ना अभी के अभी मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि फिर बाद में ना आप भूल जाते हो। एंड लास्ट चीज, कमेंट में जरूर बताना कि आप किस एग्जाम के पर्पज से मेरा ये वीडियो देख रहे हो। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले सेक्शन नंबर 25 ऑफ बीएनएस की अगर हम बात करें तो ये एक लैटिन मैगजीन, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है, वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया, इस पर आधारित है। और ये सेक्शन कहता यह है कि अगर कोई एक्ट, यहाँ पर जो कंडीशंस मेंशन है उनको अगर फुलफिल करता है तो तब वो एक्ट कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा। पहली कंडीशन क्या, एब्सेंस ऑफ मेंस। दूसरी कंडीशन क्या, कंसेंट ऑफ द विक्टिम। तो आप मान के चलो दो पर्सन है, एक है ए एक है बी। तो ए ने ना बी को कोई एक्ट किया है, तो पहली कंडीशन क्या है, वो एक्ट करने के पीछे उसका इंटेंशन बी की डेथ या बी को ग्रीवस हर्ट कॉज करने का नहीं होना चाहिए, और ना ही उसको जानकारी होनी चाहिए कि ऐसा कुछ हो सकता है। सेकेंडली, जो एक्ट बी के साथ ए कर रहा है उससे जो हार्म होने वाला है उसके लिए बी कंसेंट दिया होना चाहिए, और वो कंसेंट एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। एंड कंसेंट देने वाला पर्सन यानी कि जो बी है वो 18 साल से ऊपर की एज का होना चाहिए। तो जब ये कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो फिर ए जो बी के साथ एक्ट कर रहा है उससे अगर कोई हार्म कॉज होता है या फिर वो इंटेंड करता है कोई हार्म कॉज करना टू द कंसेंटिंग पर्सन यानी कि बी, या फिर कोई हार्म हो सकता है एंड उस हार्म को सफर करने के लिए कंसेंटिंग पर्सन जो है यानी कि बी उसने कंसेंट दिया है, तो यहाँ पर ए ने जो एक्ट किया है उसका एक्ट ऑफेंस नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए एंड जेड बॉक्सिंग मैच के लिए आपस में रेडी हो जाते हैं। इस चीज से हम ये इन्फर कर सकते हैं कि ये दोनों बॉक्सिंग मैच से होने वाले हार्म के लिए भी कंसेंट दे दिया है इम्प्लाइडली, और इन दोनों की जो एज है वो 18 से ऊपर है। तो अब यहाँ पर बॉक्सिंग मैच अगर फेयरली खेला जाता है, जो भी मतलब चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है बॉक्सिंग मैच के लिए उनको फुलफिल करते हो, ऐसा नहीं कि अनसेफ कंडीशंस में खेला जा रहा है, विदाउट ग्लव्स खेला जा रहा है, जो भी मतलब बॉक्सिंग मैच के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं उन सभी को कंप्लाई करते हुए फेयरली अगर बॉक्सिंग मैच खेला जाता है और दोनों में से कोई भी इस बॉक्सिंग मैच का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठा रहे होते हैं, और इस दौरान अगर मान के चलो इनमें से कोई भी एक दूसरे को इंजर कर दे, तो फिर जो इंजर किया है वो किसी भी ऑफेंस के लिए लायबल नहीं होगा। इवन अगर मान के चलो जो जेड है उसको ना दिमाग में कोई बीमारी हो रखी है खतरनाक वाली, और जेड को पता ही नहीं है, अगर जेड को हल्का सा भी माइंड पे थोड़ा सा हिट कर दिया जाए ना वो टपक जाएगा, जेड को नहीं पता ये चीज़, और वो आगे बॉक्सिंग मैच लड़ने के लिए तैयार हो गया। तो अब यहाँ पे ए एक मुक्का मारता है उसके दिमाग पे और वो जेड वहीं पे टपक जाता है, तो तब भी जो ए है वो किसी ऑफेंस के लिए लायबल नहीं होगा अगर ए को इस चीज़ का पता नहीं है और ए ने किसी भी तरीके से इस बॉक्सिंग मैच का नाजायज फायदा नहीं उठाया है। तभी सेक्शन नंबर 25 ऑफ बीएनएस का प्रोटेक्शन ए को मिलेगा, क्योंकि सेक्शन नंबर 25 जो है वो किसी भी तरीके से ऐसे एक्ट को जस्टिफाई नहीं करता है जिस एक्ट के पीछे इंटेंशन डेथ या ग्रीवस हर्ट कॉज करने का होता है, या फिर जिस एक्ट को करते टाइम ये नॉलेज होती है कि भाई इस एक्ट से डेथ या ग्रीवस हर्ट कॉज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक केस आता है पुनई फातिमा वर्सेस एम्परर का। इस केस में एक सपेरा एक पर्सन को परसुएट करता है कि कोई दिक्कत नहीं है, ये जो मेरे पास पॉइजनस सांप है इससे आप अपने आप को कटवा लो, मैं आपको बचा लूंगा, कोई हार्म नहीं होने दूंगा, मैं बचा लूंगा। तो अब यहाँ पर जो पर्सन है वो कटवा लेता है सांप से और वो टपक जाता है। तो जैसे कि सांप से कटवाना, वो भी पॉइजनस सांप से कटवाना, मौत को दावत देने के बराबर है। दैट्स वाई सेक्शन नंबर 25 का प्रोटेक्शन देने से कोर्ट मना कर देती है और उस सपेरे को गिल्टी हेल्ड करती है और उसका कंसेंट वाला डिफेंस रिजेक्ट कर देती है। सेक्शन नंबर 26 एंड सेक्शन नंबर 30, ये दो सेक्शन बीएनएस के ऐसे हैं जो आप कह सकते हो कि ये डॉक्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए है। हालांकि इनमें और भी केसेस कवर हो सकते हैं,
तो सेक्शन नंबर 26 कहता गया है, ये कहता है कि अगर आपने कोई एक्ट किया है ऐसा जिससे कोई हार्म हुआ है या कोई हार्म हो सकता है, बट उस एक्ट को करने के पीछे आपका इंटेंशन डेथ कॉज करने का नहीं था, बल्कि जिस पर्सन के साथ आपने वो एक्ट किया वो पर्सन उस एक्ट से होने वाले हार्म को सफ़र करने की या उस एक्ट से होने वाले रिस्क को लेने की आपको दे दिया था कंसेंट, एक्सप्रेसली या फिर इम्प्लाइडली, और आपने वो एक्ट किया उस पर्सन के बेनिफिट के लिए गुड फेथ में, तो तब वो एक्ट कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक सर्जन हैं, आप जेड का ऑपरेशन करते हैं ये जानते हुए कि उस ऑपरेशन से जेड की डेथ हो सकती है, बट इस रिस्क को लेने की जेड ने आपको दे दी है कंसेंट, और आप गुड फेथ में जेड के बेनिफिट के लिए, जेड की जान बचाने के लिए क्या कर रहे हो, जेड का वो ऑपरेशन कर रहे हो। तो अगर उस ऑपरेशन से जेड की डेथ हो जाती है तो तब आप किसी ऑफेंस के लिए लायबल नहीं होंगे। एक और एग्जाम्पल अगर हम एक केस का देखें, डॉक्टर आरपी ढांडा वर्सेस भूरेलाल का, इस केस में होता क्या है, एक डॉक्टर क्या करता है, एक कैटरेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करता है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन करता है, जिसकी वजह से उसके पेशेंट की जो आई साइट है वो लॉस हो जाती है। बट ये पाया जाता है इस केस में कि जो डॉक्टर है वो गुड फेथ में एक्ट कर रहा था पेशेंट के बेनिफिट के लिए, और पेशेंट ने कंसेंट भी दी थी उस ऑपरेशन के लिए। उस डॉक्टर को सेक्शन नंबर 26 ऑफ बीएनएस का प्रोटेक्शन दिया गया। हालांकि आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि सेक्शन नंबर 25 जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था और सेक्शन नंबर 26 जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये दोनों सेक्शन ऐसे मामलों में अप्लाई नहीं होते हैं जहां पर सोसाइटल इंटरेस्ट एट लार्ज इन्वॉल्व होता है। और साथ ही आपने ये ध्यान रखना है कि सेक्शन नंबर 30 में एक एक्सप्लेनेशन दे रखा है जो कि ये कहता है कि सेक्शन नंबर 26, 27 एंड 30 तीनों सेक्शन में जिस बेनिफिट की बात कर रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ पेक्यूनियरी बेनिफिट को प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई डॉक्टर अपने पेशेंट के सिर्फ और सिर्फ पेक्यूनियरी बेनिफिट के लिए कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, लाइक एक पेशेंट आता है डॉक्टर के पास, बोलता है कि मुझे अपाहिज बना दो ताकि मैं भीख वगैरह मांग सकूं, तो डॉक्टर बना देता है अपाहिज, हाथ पैर तोड़ के उसका ऑपरेशन कर देता है। तो यहाँ पर जो एक्ट किया गया है सिर्फ और सिर्फ पेक्यूनियरी बेनिफिट के लिए, उसको इन सेक्शंस का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। सेक्शन नंबर 27 को जब हम पढ़ते हैं इसका हेडिंग, तो इसमें हमें ये टर्म लिखी हुई दिखती है ना, चाइल्ड, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। क्या कंफ्यूज नहीं होना है कि सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 3 में चाइल्ड की डेफिनेशन दे रखी है ना, कि चाइल्ड का मतलब होता है जो 18 से कम है वो चाइल्ड है, तो ये डेफिनेशन यहाँ पर अप्लाई नहीं होती है। सेक्शन 2 में हमने टॉप में ये चीज़ भी पढ़ी हुई है ना कि अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, इसका मतलब यही है कि कहीं पर अगर चाइल्ड का मतलब कुछ और बोला गया है बीएनएस में तो तब वो मतलब होगा। जैसे कि यहाँ पर चाइल्ड का मतलब है उस बच्चे से जिसकी एज 12 साल से कम है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कह क्या रहा है ये सेक्शन, कि कह रहा है कि अगर किसी 12 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ या किसी अनसाउंड माइंड वाले व्यक्ति के साथ गुड फेथ में कोई अगर एक्ट किया जाता है, इनके गार्जियन या जिनके पास भी इनका लॉफुल चार्ज है उस इंडिविजुअल की एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कंसेंट लेके, तो वो जो एक्ट इनके साथ करा गया है वो ऑफेंस नहीं होगा, सिर्फ इस रीजन की वजह से कि उससे कोई हार्म कॉज हो सकता है, भले ही उस एक्ट को करने के पीछे इंटेंशन हो हार्म कॉज करने का या जानकारी हो कि हार्म कॉज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन होता है जिसका नाम है एक्स, उसकी एज सपोज कर लो कि 12 से कम है, तो लगभग मान लो 11 साल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको स्टोन हो रखा है किडनी में, तो इसके फादर इसको लेके जाते हैं डॉक्टर के पास ताकि डॉक्टर ऑपरेशन करके स्टोन निकाल दे। तो फादर ने क्या करा, एक्सप्रेसली कंसेंट दिया ना डॉक्टर को कि वो एक्स के किडनी से स्टोन निकाल दे। अब स्टोन निकालेगा तो ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन करा जाएगा तो बॉडी में कट लगाए जाएंगे ना, हार्म कॉज करा जाएगा, ठीक है। अब उस हार्म से अगर स्टोन निकल के सब कुछ सही हो जाता तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बाई चांस अगर कुछ हो जाता है जिसमें डॉक्टर के तरफ से कोई नेग्लिजेंस ना हो, डॉक्टर गुड फेथ में एक्ट कर रहा हो, तो अगर कुछ हो जाता है एक्स को तो तब वो डॉक्टर यहाँ पर प्रोटेक्टेड रहेगा सेक्शन 27 में। लेकिन सेक्शन 27 में जो भी चीज़ें प्रोटेक्टेड हैं वो आगे हम जो एक्सेप्शन डिस्कस करेंगे उसमें फॉल नहीं होनी चाहिए। यानी कि सेक्शन नंबर 27 में जिस एक्ट के क्रिमिनल लायबिलिटी से प्रोटेक्शन दिया जा रहा है वो तभी दिया जा रहा है जब उसको करने के पीछे इंटेंशन ना हो डेथ कॉज करने का, या इंटेंशनली डेथ कॉज करने का अटैम्प्ट ना किया गया हो। फॉर एग्जाम्पल, एक गुड फेथ में अपनी बेटी को मार देता है इंटेंशनली, क्यों, ताकि जो डाकू हैं वो ना उठा के ले जा लें उसे।
तो यहाँ पे डायरेक्टली जो इंटेंशन है वो डेथ कॉज करने की है, तो ये चीज़ सेक्शन नंबर 27 में प्रोटेक्टेड नहीं है, क्रिमिनल लाइबिलिटी बनेगी ही बनेगी। इसके अलावा अगर कोई एक्ट है वो किया गया है इस जानकारी के साथ कि डेथ कॉज हो सकती है, तो तब भी सेक्शन नंबर 27 का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, जब तक कि ऐसा करने के पीछे पर्पस डेथ या ग्रीवस हर्ट को होने से रोकने का ना हो, या फिर कोई ग्रीवस टाइप की डिजीज है, बीमारी है, इन्फॉर्मिटी है, उसको क्योर करने का ना हो। और इस पॉइंट से रिलेटेड आप वही वाला एग्जाम्पल कंसीडर कर सकते हैं जो मैंने अभी स्टोन वाला आपको बताया था, वो एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे। साथ ही वो एक्ट नहीं किया गया होना चाहिए वॉलंटरली ग्रीवस हर्ट कॉज करने के लिए या इस चीज़ का अटेम्प्ट करने के लिए, जब तक कि इस चीज़ के पीछे पर्पस क्या ना हो, डेथ या ग्रीवस हर्ट को प्रिवेंट करने का या कोई ग्रीवस डिसीज या इन्फर्मिटी को क्योर करने का। फॉर एग्जाम्पल, एक फादर अपने बच्चे के पिक्यूलरी बेनिफिट के लिए, फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए क्या करता है, उसका इमस्कुलेशन करा देता है, उसको इंपॉर्टेंट बना देता है, ठीक है, उसको किन्नर बना देता है। तो यहाँ पर इमस्कुलेशन जो है, हम पढ़ते हैं ना सेक्शन नंबर 116 ऑफ BNS के क्लोज ए में, कि ये क्या चीज़ है, ये है ग्रीवस हर्ट। तो वो वॉलंटरली अपने बच्चे को ग्रीवस हर्ट करवाया है, तो ये चीज़ यहाँ पे सेक्शन नंबर 27 के प्रोटेक्शन के दायरे में नहीं आएगी। और ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ ली है कि पिक्यूलरी बेनिफिट जो होता है वो कुछ सेक्शन जो भी मैंने आपको बताए थे, जैसे कि सेक्शन नंबर 26, 27 एंड 30, यहाँ पर बेनिफिट नहीं माना जाता है। सिर्फ पिक्यूलरी बेनिफिट से अगर कोई चीज़ करी जा रही है तो वो चीज़ प्रोटेक्टेड नहीं है इन सेक्शंस में। और ये जो एग्जाम्पल लिखा है एक बार ये भी आप पढ़ लेना। और लास्ट पॉइंट ये कह रहा है कि जो भी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी ABC क्लोज में, उनमें से किसी का अगर अबैटमेंट भी करा जाता है ना, तो वो भी यहाँ पर प्रोटेक्टेड नहीं है इस सेक्शन में। सेक्शन 29 VNS का ये कह रहा है कि जैसे कि हम पढ़कर आ गए सेक्शन 25 में, 26 में, 27 में, क्या पढ़कर आगे कि कोई एक्ट कंसेंट से किया जा रहा है तो फिर वो ऑफेंस नहीं होगा, क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं बनेगी, है ना। लेकिन अगर वो एक्ट अपने आप में ही एक ऑफेंस है, तब क्या, तब प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा इन सेक्शंस का। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपको बोल रहा है किल मी आपने मार दिया उसे, फिर बोल रहे हो कि अरे कंसेंट से किया है ये चीज़। तो हालांकि कुछ परिस्थितियों में ये चीज़ मर्डर ना होकर कल्पेबल होमिसाइड हो जाती है, बट है तो ऑफेंस ही ना। तो कोई एक्ट अगर अपने आप में ही ऑफेंस है तो इस तरह के एक्ट के ऊपर कंसेंट का डिफेंस सेक्शन 25, 26, 27 में नहीं लिया जा सकता है। फर्क नहीं पड़ता है कि उस एक्ट से क्या हार्म कॉज हो सकता है या क्या हार्म कॉज किया जाना इंटेंड किया गया है, या जो कंसेंट दिया है या उसके बिहाफ में जिसने भी कंसेंट दी है उसको पता है कि मतलब क्या हार्म कॉज हो सकता है। इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई एक्ट अपने आप में ही एक ऑफेंस है तो फिर उस एक्ट को ये जो सेक्शंस अभी तक हमने पढ़े 25, 26, 27, इनका प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। इलस्ट्रेशन में इन्होंने कॉजिंग मिसकैरेज का एग्जाम्पल दिया है। जैसे आप पढ़ते हो ना BNS के सेक्शन 88 में, क्या पढ़ते हो कि कॉजिंग मिसकैरेज क्या है, एक पनिशेबल ऑफेंस है। बट कुछ बात है जो ध्यान रखनी है कि अगर वो गुड फेथ में किया गया है महिला की लाइफ को सेव करने के लिए, तब तो अलग बात है, तब वो एक्सेप्शन के दायरे में आएगा, तब वो ऑफेंस नहीं होगा। उसको ध्यान में रखते हुए कह रहे हैं कॉजिंग मिसकैरेज जैसे कि अपने आप में ही एक ऑफेंस है, इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी हार्म इट मे कॉज और इंटेंड टू कॉज टू द वुमेन। तो वहां पर ये डिफेंस नहीं लिया जा सकता है इन सेक्शंस में कि ये तो महिला की कंसेंट से किया था, ये तो महिला के गार्जियन की कंसेंट से किया था। ओके, तो इतनी सी बात है सेक्शन नंबर 29 में। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। बीच में हमने सेक्शन 28 को स्किप मारा क्योंकि हमने वो पहले डिस्कस कर लिया था। अब सेक्शन 30 उन सिचुएशंस की बात कर रहा है जहां पर सामने वाले पर्सन की कंसेंट लेना पॉसिबल ही नहीं है, परिस्थितियां ही कुछ ऐसी हैं, या फिर सामने वाला जो पर्सन है वो इनकैपेबल है ऑफ गिविंग कंसेंट एंड कोई और ऐसा है नहीं मौजूद, लाइक उसका गार्जियन या लॉफुल रिप्रेजेंटेटिव जो कि उसके बिहाफ पे कंसेंट दे दे, और उतना टाइम भी नहीं है कि उसके बिहाफ पे किसी की कंसेंट लेने के लिए रुका जाए। तो इन रीजंस की वजह से अगर विदाउट कंसेंट उस पर्सन के बेनिफिट के लिए गुड फेथ में कोई एक्ट अगर किया जाता है तो वो एक्ट कोई ऑफेंस नहीं होगा, भले उससे बाई चांस कोई हार्म वगैरह हो गया उस पर्सन को, बट वो एक्ट किया जा रहा है गुड फेथ में फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन, तो तब यहां पर सेक्शन 30 का प्रोटेक्शन मिलेगा, वो एक्ट ऑफेंस नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन रोड क्रॉस कर रहा होता है, तभी एक स्कॉर्पियो बहुत तेज स्पीड में आती है और वो उसको उड़ा के चले जाती है। अब उस पर्सन के हाथ पैर में बहुत ज्यादा ग्रीवस चोटें लग जाती हैं और वो पर्सन बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाता है। आसपास के लोग उसको उठा के हॉस्पिटल ले गए, वहां पे छोड़ के चले गए। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई है ही नहीं
ना तो ये खुद कंसेंट दे सकता है और ना ही कोई है जो उसके बिहाफ पे कंसेंट दे दे। तो जो डॉक्टर है क्या वो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, वेट करेंगे कि कोई आएगा कंसेंट देगा तब हम इसका इलाज करेंगे? ऐसा नहीं होता है। वो ले जाएंगे, उसका इलाज करेंगे, और उस इलाज की वजह से अगर कुछ हो गया उसे, तो तब वो किसी ऑफेंस के लिए लायबल नहीं होंगे। वो भी तब जब वो गुड फेथ में उस पर्सन के बेनिफिट के लिए एक्ट कर रहे थे। तो इतनी सी बात है सेक्शन 30 में। बाकी इलस्ट्रेशन पढ़ोगे, सिमिलर बात इसमें कही गई है। और सेक्शन 27 में हमने जो एक्सेप्शन पढ़े थे वही एक्सेप्शंस यहाँ पे इन्होंने लिखे हुए हैं। जो एग्जाम्पल्स इसके साथ साथ मैंने लिखाए हुए हैं नोट्स में, वो आपने ज़रूर पढ़ने हैं। उनसे आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे ये सारे एक्सेप्शन सेक्शन नंबर 30 के। सेक्शन 31 ये कहता है कि अगर किसी से आप कोई बात कहते हो उसके फायदे के लिए और उस बात से उसको हो जाता है कुछ नुकसान, तो तब ये नहीं कहा जाएगा कि आपने कोई अपराध कर दिया है। यानी कि सेक्शन 31 ये कहता है कि अगर गुड फेथ में कुछ बात कम्युनिकेट करी जा रही है किसी पर्सन को उस पर्सन के बेनिफिट के लिए, तो जब तक कि वो उस पर्सन के बेनिफिट के लिए है तब तक ये चीज है कि भले ही उस बात से उसको कोई हार्म हो गया है, वो ऑफेंस नहीं बनाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक सर्जन गुड फेथ में अपने पेशेंट को इन्फॉर्म करता है कि मेरी ओपिनियन ये है कि आप ज़्यादा दिन तक नहीं जीवित रह पाएंगे, तो वो गुड फेथ में ये चीज़ बता रहा है अपने पेशेंट को। अब वो ये सुन के जो पेशेंट है शॉक में आ गया, इतना टाइम डॉक्टर ने बताया था वो उससे पहले ही लुढ़क गया। तो यहाँ पे अब जो डॉक्टर है वो अपनी इस कम्युनिकेशन के लिए किसी ऑफेंस के लिए लायबल नहीं होगा। सेक्शन 32 कंपल्शन के बारे में डिफेंस का प्रावधान करता है। ये कहता है कि अगर कोई एक्ट हमसे जोर जबरदस्ती से करवाया जाए धमकियां देकर, तो अगर हमें धमकियां नहीं दी जाती तब हम क्या वो एक्ट करते? इसीलिए ऐसा माना जाता है कि अगर कोई एक्ट हमसे हमारी मर्जी के विरुद्ध करवाया जाए तो वो एक्ट हमारा एक्ट है ही नहीं। एक मैगजिम भी है इस चीज के रिगार्डिंग, एक्टुस मी इनविटो फैक्टुस नॉन एस मेस एक्सटुस, और इस मैगजिम पर ही सेक्शन नंबर 32 आधारित है। तो सेक्शन 32 ये कहता है कि अगर मुझसे कोई एक्ट करवाया जाता है धमकियां देकर, ऐसी धमकियां देकर जिससे मुझे रीजनेबल एप्रीहेंशन हो रही है कि इंस्टेंट डेथ मेरी कर दी जाएगी अगर मैंने वो एक्ट नहीं करा, और उस रीजनेबल एप्रीहेंशन में मैं वो एक्ट फिर कर देती हूँ, बट शर्त यह है कि वो एक्ट मर्डर वाला ऑफेंस नहीं होना चाहिए। वो एक्ट स्टेट के अगेंस्ट जो डेथ पेनल्टी से पनिशेबल ऑफेंस होते हैं, लाइक सेक्शन 147 में जो पनिशेबल ऑफेंस है वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला ऑफेंस, वो वाला ऑफेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो तब वो जो एक्ट मैंने किया है ना वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, मुझे सेक्शन नंबर 32 का प्रोटेक्शन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक ब्लैक स्मिथ होता है और उसको जो गैंग ऑफ डिकॉइट है वो जबरदस्ती पकड़ लेते हैं और उसको ले जाते हैं एक घर में जहां पे उन्होंने डालनी थी डकैती, और उसको वहां पे वो धमकियां देते हैं कि अगर उसने ताला नहीं खोला तो वो उसको इंस्टेंट डेथ कॉज कर देंगे। तो उस धमकी के तहत वो ताला खोल देता है, तो यहां पर वो किसी भी ऑफेंस के लिए लायबल नहीं होगा। लेकिन अगर वॉलेंटरली कोई पर्सन अपने आप को ऐसी सिचुएशन में डाल दे जहां पर उसको इस तरह की धमकियां दी जा सकती हैं, तो तब भी सेक्शन नंबर 32 का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। लाइक अगर जानबूझकर ज्वाइन किया जाता है गैंग ऑफ डेकॉइट, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे तो पता है कि वहां पे करना क्या पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी पर्सन को धमकाया जा सकता है कि भाई तुम ये चीज करो, अगर नहीं करोगे तो जान से मार देंगे। तो वहां पे आपको सेक्शन 32 का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने जानबूझकर ही किसी ऐसे एक्ट में खुद को इन्वॉल्व करा है जो क्रिमिनल नेचर का है। ओके, जहां पे पॉसिबिलिटी है कि इस तरह की धमकियां दी जा सकती हैं। तो यहां पर आपका सेक्शन नंबर 32 हो गया। सेक्शन 33 बात करता है ट्राइफल्स एक्ट्स की, ऐसे एक्ट की जो बहुत ट्रिवियल नेचर के होते हैं, बहुत स्लाइट डिग्री ऑफ हार्म कॉज करते हैं, ऐसा स्लाइट डिग्री ऑफ हार्म कॉज करते हैं जिसके बारे में कोई ऑर्डिनरी सेंस वाला पर्सन कंप्लेन ही नहीं करना चाहेगा। मतलब बहुत छोटी सी बात, तो वो छोटी सी बात जो है वो ऑफेंस ही नहीं मानी जाती है, यानी डी मिनिमिस नॉन क्यूरात लेक्स, जिसका मतलब होता है ऐसी चीज जो बहुत ही स्लाइट डिग्री ऑफ हार्म कॉज करती है वो ऑफेंस नहीं होती है। जैसे कि आप अपने दोस्त का पेन यूज कर रहे हो, इंक ले रहे हो, इरेजर यूज कर ले रहे हो बिना उससे पूछे, और कई बार क्या करते हैं लोग, किसी के भी घर के बाहर जैसे प्लांट्स वगैरह लगे होते हैं ना, तो उनके प्लांट से कटिंग तोड़ के ले जा लेते हैं। हालांकि परमिशन लेनी चाहिए, परमिशन लेनी चाहिए थी ना, इसे कौन करता है। हाँ, बट ये चीजें होती बहुत छोटी छोटी हैं, इसलिए इनको ऑफेंस ही नहीं कंसिडर करा जाता है। इतनी सी बात है सेक्शन नंबर 33 में। अहिंसा परमो धर्म है, ये सिद्धांत तो आपने सुना ही होगा, जो कि कहता है कि अगर आपके कोई गाल पे चाटा मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, दूसरे गाल पे मारे तो तीसरा गाल आगे कर दो। है ये क्या कह रही हो, तीसरा गाल तो होता ही नहीं है। लेकिन ये प्रिंसिपल तो सुना ही होगा ना, जो कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में लोग अप्लाई करते हैं। और करे भी क्यों? क्योंकि मंदिर का घंटा थोड़ी है कि कोई भी आके बजा के चला जाए।
इसीलिए अगर कोई हार्म करता है आपको तो आप उसके जवाब में उसको उसी प्रोपोर्शन में हार्म कॉज कर सकते हो जितना कि हार्म जरूरी है, सिर्फ उतना। और यही होता है बेसिकली राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। भले ही लॉ नहीं पढ़ा हुआ है लेकिन फिर भी बचपन से कूट कूट के अंदर भरा हुआ है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। कोई हाथ तो लगा के दिखाए, अपने आप बाहर आ जाएगा। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इसलिए कहते हैं कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ प्रोटेक्शन पर आधारित है, जो कि प्रिवेंटिव नेचर का राइट है, ना कि प्यूनिटिव, रिट्रीब्यूटिव और वेंजफुल नेचर का। और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड भारतीय न्याय संहिता में चैप्टर नंबर 3 में दे रखे हैं सेक्शन 34 से 44 तक के प्रोविजंस। आज इन्हीं प्रोविजंस को इस वीडियो में हम निपटाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल स्टडी को जीनत भी जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। सबसे पहले सेक्शन 34 ये कहता है कि कोई भी चीज अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करते हुए की जाती है तो वो चीज ऑफेंस नहीं होती है। और सेक्शन 35 कहता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होता है किस चीज का, बॉडी का एंड प्रॉपर्टी का। वो बॉडी आपकी खुद की हो सकती है और किसी अनदर पर्सन की हो सकती है, जिसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल करके अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। इसके अलावा आप अपनी खुद की और दूसरे की, मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, किसी भी तरह की जो प्रॉपर्टी है उसको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल करके प्रोटेक्ट कर सकते हो। कैसे? ऑफेंसेस के अगेंस्ट, थेफ्ट के अगेंस्ट, रॉबरी के अगेंस्ट, मिसचीफ के अगेंस्ट, क्रिमिनल ट्रेसपास के अगेंस्ट। लेकिन ध्यान ये रखना है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो मिल रहा है वो मिल रहा है सेक्शन 37 में जो लिमिटेशंस मेंशन है उनके अधीन रहते हुए सभी को। फर्क नहीं पड़ता है किसी की एज क्या है, कोई कैपेबल है या नहीं फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस। एंड इवन अगेंस्ट ऐसे एक्शन के भी मिलता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो कि एक्चुअल में ऑफेंस ही नहीं है। जरूरी चीज यह है कि वो रीजनेबल एप्रीहेंशन दे रहे हैं थ्रेट का, इमीडिएट डेंजर का। बाकी ध्यान ये रखना है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं होता है ड्यूरिंग अ फ्री फाइट और टू द एग्रेसर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने किसी के जाके मुक्का मारा एंड वो पर्सन उसके रिस्पॉन्स में मेरे को मुक्का मार दिया, तो अब मैं फिर से उसको मुक्का मार रही हूं, तो मैं कौन हूं? मैं तो एग्रेसर हूं ना, मैंने तो ये चीज स्टार्ट करी थी ना। तो मैं अब यहाँ पे ये नहीं कह सकती हूँ कि मैंने जो मुक्का मारा सेकंड नंबर वाला वो मैंने मारा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करते हुए। क्यों? क्योंकि जो चीज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में करी जाती है, जैसे कि सामने वाले बंदे ने जो मुझे मुक्का मारा वो मारा क्यों? क्योंकि वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल कर रहा था। तो मुझे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। और ये बात कही गई थी स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राम स्वरूप के केस में। तो ध्यान ये रखना है कि देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अब यहाँ पर सेक्शन 37 देख लो कि क्या क्या लिमिटेशंस हैं जिनके मद्देनजर रहते हुए आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो पहली लिमिटेशन यह है कि आप जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल कर रहे हो वो नहीं होना चाहिए इस्तेमाल किया गया अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट्स एक्ट। अगर पब्लिक सर्वेंट एक्ट कर रहा है इन गुड फेथ अंडर अथॉरिटी ऑफ हिज ऑफिस, इवन अगर उसका जो एक्ट है वो स्ट्रिक्टली जस्टिफिएबल नहीं है बाय लॉ, तो जब तक कि पब्लिक सर्वेंट का वो एक्ट आपको रीजनेबल एप्रीहेंशन ना दे डेथ की, ग्रीवस हर्ट की, तब तक आप पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। पुलिस वाला आपको अरेस्ट करने आया तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो जैसे उसने आपको पकड़ा उसको आपने धक्का मार दिया। इसके अलावा अगर पब्लिक सर्वेंट की डायरेक्शन में कोई पर्सन एक्ट कर रहा है और उसके एक्शन से आपको रीजनेबल एप्रीहेंशन नहीं हो रही है डेथ की, ग्रीवस हर्ट की, तो तब ऐसे एक्ट के अगेंस्ट भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वहीं एक्सप्लेनेशन नंबर 1 एंड एक्सप्लेनेशन नंबर 2 ये कहते हैं कि अगर आपको पता ही ना हो कि जिसके अगेंस्ट आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल कर रहे हैं वो पब्लिक सर्वेंट है या फिर वो व्यक्ति है जो कि पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो तब कर सकते हो, ठीक है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल अगेंस्ट द एक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट और अगेंस्ट द एक्ट ऑफ पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट। नेक्स्ट चीज आपने ये ध्यान रखनी है कि जब पब्लिक अथॉरिटी का रिकोर्स लिया जा सकता है, आपके पास सफिशिएंट टाइम है कि आप पब्लिक अथॉरिटी का प्रोटेक्शन ले सको, पुलिस को कॉल करके बुला सको, मदद ले सको पब्लिक अथॉरिटी की, तो तब आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। एंड सबसेक्शन 2 ये कहता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिलता है सिर्फ उतना जितना की है जरूरी। आप
राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करते हुए फॉर द पर्पस ऑफ डिफेंस जितना हार्म कॉज करना जरूरी है उससे ज्यादा हार्म नहीं कॉज कर सकते हो। इसीलिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में जो भी आप फोर्स इस्तेमाल कर रहे हो, जो भी आप हार्म कॉज कर रहे हो, वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए उस थ्रेट के, उस हार्म के जो कि आपके प्रति किया जा रहा है, उससे एक्सेसिव नहीं होना चाहिए वो। ये कहा गया था दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2010 के केस में। बीच में सेक्शन 36 रह गया था, इसको भी एक बार देख लो। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो लोग क्रिमिनल लायबिलिटी से इम्यून होते हैं उनके द्वारा किए गए एक्ट के अगेंस्ट भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिलता है। फॉर एग्जाम्पल 7 साल से कम उम्र का जो बच्चा होता है उसको इन्फेंसी का डिफेंस मिलता है, क्योंकि उसको हम मानते हैं डोली इनकैपेक्स, यानी कि वो बच्चा तो क्राइम कर ही नहीं सकता है, तो इसलिए जो भी वो करता है उसको ऑफेंस ही नहीं माना जाता है अंडर सेक्शन 20। तो जैसे कि 7 साल से कम उम्र का बच्चा ऑफेंस करने के लिए इनकैपेबल है, अगर आपको बंदूक से शूट कर रहा है तो उसके अगेंस्ट भी आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिलेगा। ऑलराइट, तो जो कोई भी क्रिमिनल लायबिलिटी से इम्यून होता है, जो कोई भी कंसीडर नहीं किया जाता है इस काबिल कि वो ऑफेंस कमिट कर सके, ऐसे लोगों के अगेंस्ट भी आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस सेक्शन 36 देता है। कहता है ये सेक्शन कि जिनको इन्फेंसी का डिफेंस मिलता है सेक्शन 20 में, क्योंकि वो 7 साल से कम उम्र वाले बच्चे हैं, जिनको इन्फेंसी का डिफेंस मिलता है सेक्शन 21 में ड्यू टू लेक ऑफ मेच्योरिटी, जो कि 7 साल से ऊपर के 12 साल से कम के बच्चे होते हैं, वो वाले बच्चे, जिनको इंसैनिटी का डिफेंस मिलता है अंडर सेक्शन 22, जिनको इनवॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन का डिफेंस मिलता है सेक्शन 23 में, जिनको मिस्टेक ऑफ फैक्ट का डिफेंस मिलता है सेक्शन 14 एंड 17 में, ऐसे लोगों के अगेंस्ट भी आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस देता है सेक्शन 36। सेक्शन 37 में जो रिस्ट्रिक्शंस हमने पढ़े थे उनके अधीन रहते हुए सेक्शन 38 बताता है कि किन परिस्थितियों में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को इस्तेमाल करते हुए डेथ भी कॉज करी जा सकती है। एंड सेक्शन 37 के रिस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखते हुए ही सेक्शन 41 ये बताता है कि कब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हुए किसी की डेथ कॉज करी जा सकती है। तो सबसे पहले अगर हम ये जाने कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी को इस्तेमाल करते हुए कब असेलेंट की डेथ कॉज करी जा सकती है, तो इस चीज के लिए टोटल 7 ग्राउंड्स यहां पर मेंशन है। पहला ये कि जो हमला किया गया है उससे रीजनेबल एप्रीहेंशन हो रहा है कि डेथ कॉज होगी, या रीजनेबल एप्रीहेंशन हो रहा है कि ग्रीवस हर्ट कॉज होगा, या फिर जो सामने वाला पर्सन हमला कर रहा है वो हमला कर रहा है रेप करने के इंटेंशन से, या फिर अननेचुरल लस्ट को ग्रेटिफाई करने की इंटेंशन से, या फिर किडनैप और अबडक्ट करने की इंटेंशन से, या फिर ऐसी परिस्थितियों में रॉन्गफुली कन्फाइन करने की इंटेंशन से जो कि रीजनेबल एप्रीहेंशन दे रही है इस चीज की कि पब्लिक अथॉरिटी की मदद नहीं ली जा सकती है। एंड क्लोज जी में कह रहे हैं कि अगर एसिड अटैक करा जाए या एसिड अटैक करने का अटेम्प्ट करा जाए और उससे हो रही है रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवस हर्ट, तो तब ऐसे एसिड अटैक एंड एसिड अटैक के अटैम्प्ट के अगेंस्ट भी मिलता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी, जो कि एक्सटेंड होता है टू द कॉजिंग डेथ ऑफ असेलेंट्स। बाकी ध्यान ये रखना है कि ये जो एसिड वाला ग्राउंड है ना, ये 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया था। अब ये एग्जाम्पल जो यहाँ पर मैंने दिए हुए हैं ये भी एक बार आप पढ़ लेना। पहला एग्जाम्पल अगर हम देख लें तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि होता क्या है कि जो ए है वो जा रहा होता है मस्त रास्ते में, देखता है हो क्या रहा है, ये सामने एक बी नाम का पर्सन अपनी बीवी को इतनी ज्यादा बुरी तरीके से मार रहा है जिससे साफ तौर पर रीजनेबल एप्रीहेंशन हो रही है ये कि वो अपनी वाइफ को जान से ही मार देगा। और जब इस तरह की रीजनेबल एप्रीहेंशन होती है तो सेक्शन 38 में क्लोज ए देता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऐसे वाला जिसमें डेथ भी कॉज करी जा सकती है। और सेक्शन 35 में ये चीज तो हमने पढ़ी है कि हम अपनी बॉडी को बचाने के लिए भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरे की बॉडी को भी बचाने के लिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे अगर ए बीच में इंटरविन करता है और बी को मारता मुड़ता है और उसकी वजह से अगर बी की डेथ हो जाती है तो ए किसी भी ऑफेंस के लिए लायबल नहीं होगा। बस ध्यान ये रखना है कि सेक्शन 37 में जो रिस्ट्रिक्शंस मेंशन है वो स्ट्रिक्टली कंप्लाई हो रहे होने चाहिए। यहाँ पे एक केस आपने ध्यान रखना है विश्वनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1960 का, जिसमें अबडक्शन बाय फोर्स के अगेंस्ट अंडर सेक्शन 38 क्लोज ई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को इस्तेमाल करके डेथ कॉज करने पर प्रोटेक्शन दिया गया था फ्रॉम द क्रिमिनल लायबिलिटी। तो एक बार इस केस को थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना।
तो ये तो हो गया सेक्शन 38 जिसमें हमने देखा कि कब डेथ कॉज कर सकते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी इस्तेमाल करते हुए। तो ये कुछ परिस्थितियां थी, और इन परिस्थितियों में ना जरूरी नहीं है कि आप डेथ कॉज करो ही करो, उसके अलावा कुछ और भी कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन दे रहे हैं ये कि डेथ कॉज कर सकते हो या फिर जो अदर हार्म सुटेबल लग रहा है आपको वो कर दो आप। लेकिन अगर सिचुएशन ये है कि ये जो परिस्थितियां यहाँ पर पढ़ी हमने 7 परिस्थितियां सेक्शन 38 में, इनमें से कोई भी परिस्थिति अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो तब सेक्शन 39 कहता है कि सेक्शन 37 में जो रिस्ट्रिक्शन दे रखे हैं उनके अधीन रहते हुए क्या किया जा सकता है, डेथ कॉज करने के अलावा कोई और हार्म राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को इस्तेमाल करते हुए रॉन्ग डूअर के अगेंस्ट किया जा सकता है। ओके, डेथ कॉज करने का ऑप्शन सिर्फ 7 परिस्थितियां जो हमने पढ़ी सेक्शन 38 में उन्हीं में अवेलेबल है। सेक्शन 40 ये बताता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी कब शुरू होता है, कब तक कंटिन्यू रहता है। तो जैसे रीजनेबल एप्रीहेंशन डेंजर की अराइज होती है फ्रॉम एन अटेम्प्ट और थ्रेट टू कमिट एन ऑफेंस इवन इफ द ऑफेंस हैज नॉट येट बीन कमिटेड। जरूरी चीज यह है कि रीजनेबल एप्रीहेंशन डेंजर की अराइज हुई है, जैसे ही अराइज हुई है वैसे ही आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी शुरू हो जाएगा और तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि वो एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर एग्जिस्ट करती है। सेक्शन 41 में बोल रहे हैं कि प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी का जो राइट है उसको इस्तेमाल करते हुए सेक्शन 37 के रिस्ट्रिक्शन के अधीन रहते हुए क्या किया जा सकता है, रॉन्ग डूअर की डेथ कॉज करी जा सकती है या उसको कोई अदर हार्म किया जा सकता है। कब? जब इनमें से कोई भी परिस्थिति एग्जिस्ट करती है। लाइक जो रॉन्ग डूअर है वो रॉबरी कर रहा है या हाउस ब्रेकिंग कर रहा है आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में कि रॉबरी कौन से सेक्शन में डिफाइन है, हाउस ब्रेकिंग कौन से सेक्शन में डिफाइन है, या फिर कोई बिल्डिंग टेंट वेसल जो है जो कि यूज करी जाती है ह्यूमन ड्विलिंग के लिए या प्रॉपर्टी की कस्टडी के लिए। तो ऐसी जगहों पर अगर कोई क्या करता है, मिसचीफ करता है बाय फायर या फिर बाय एनी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, तो तब भी यहाँ पर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल करते हुए डेथ कॉज करी जा सकती है। इसके अलावा जो थेफ्ट है, मिसचीफ है, हाउस ट्रेसपास है, इनमें ऐसे ऑफेंसेस के अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हुए डेथ तभी कॉज करी जा सकती है जब इस तरह के ऑफेंस ऐसी परिस्थितियों में हो रहे हैं जिनसे रीजनेबल एप्रीहेंशन हो रही है डेथ की या ग्रीवस हर्ट की, तभी मजबूरन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके डेथ कॉज करी। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन आपने ध्यान रखनी है और ध्यान ये रखना है हाउस ट्रेसपास लिखा है सेक्शन 41 में, क्रिमिनल ट्रेसपास नहीं लिखा है। तो अगर ओपन लैंड पर ट्रेसपास किया जा रहा है तो तब सेक्शन 41 के तहत राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड नहीं होगा फॉर कॉजिंग डेथ ऑफ द ट्रेसपासर। ये ध्यान रखना है, ये कहा गया था जस्सा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के केस में। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल और देख लो। होता यह है कि जो ए है उसके घर में मिडनाइट के टाइम पे बी नाम का एक पर्सन घुस जाता है, तो ए को समझ ही नहीं आता कौन है भाई, कौन है। तो फिर वो क्या करता है, डर के मारे अपने कोर्ट यार्ड का एक दरवाजा लॉक कर देता है, बट जो दूसरा दरवाजा था वो लॉक करना भूल जाता है। मीनवाइल उस दूसरे दरवाजे से जो बी है वो ए के कमरे में चला जाता है। अब जो ए है वो बहुत ज्यादा डर जाता है, बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है और जल्दी से चाकू उठा के बी को मार देता है। तो ये जो हाउस ट्रेसपास हुआ यहाँ पे, ये अंडर सेक्शन 41 क्लोज डी रीजनेबल एप्रीहेंशन दे रहा था ए को कि क्या पता जो बी है वो उसकी डेथ कॉज कर दे या उसको कुछ ग्रीवस हर्ट कर दे। तो यहाँ पे ए ने जैसे कि बी को मार दिया तो वो सेक्शन 41 के क्लोज डी में प्रोटेक्टेड है। सेक्शन 42 ये कह रहा है कि ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास अगर वैसे नेचर का नहीं है जैसे कि सेक्शन 41 में हमने डिस्कस किया। अब जैसे अगर हम बात करें ना हाउस ट्रेसपास की, तो जो क्रिमिनल ट्रेसपास होता है वो बहुत ज्यादा वाइडर टर्म होता है, उसका एक काइंड है हाउस ट्रेसपास, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने इस तरीके से लिख दिया यहाँ पे कि क्रिमिनल ट्रेसपास, जो कि सेक्शन 41 में कवर नहीं है। सेक्शन 41 में तो क्रिमिनल ट्रेसपास है ही नहीं, ठीक है। तो इससे थोड़ा इस तरीके से कंफ्यूज मत होना, दूसरे तरीके से कंफ्यूज होना, ठीक है। तो क्या कह रहा है सेक्शन 42 कह रहा है कि जो थेफ्ट, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास 41 में कवर नहीं हो रहा है तो तब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हुए डेथ कॉज नहीं करी जा सकती है, बल्कि सेक्शन 37 में जो रिस्ट्रिक्शन दे रखे उनके अधीन रहते हुए डेथ कॉज करने के बजाय कोई और अदर हार्म रॉन्ग डूअर को किया जा सकता है। ऑलराइट, सेक्शन 43 बता रहा है कि कब आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी शुरू होगा और कब तक कंटिन्यू रहेगा। तो जैसे ही प्रॉपर्टी के संबंध में
रीजनेबल एप्रीहेंशन डेंजर की अराइज हो रही है, वैसे ही आपका ये राइट स्टार्ट हो जाएगा। थेफ्ट के अगेंस्ट ये तब तक कंटिन्यू रहेगा until the offender has retreated with the property, like offender प्रॉपर्टी जो है उसके साथ जो भी छेड़खानी कर रहा है, लेके भाग रहा है, ठीक है, और जब तक कि आप असिस्टेंस ना ले लो पब्लिक अथॉरिटी की तब तक कंटिन्यू रहेगा, और जब तक कि आप प्रॉपर्टी अपनी रिकवर ना कर लो। फॉर एग्जांपल आपके पॉकेट से मोबाइल लेकर चोर भाग रहा है, तो आप अपना मोबाइल रिकवर करने के लिए उसका पीछा कर सकते हो, क्योंकि मोबाइल उसके पास है, वो लेकर भाग रहा है आपके मोबाइल को, तो आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अभी कंटिन्यू है। जब तक आप उसको भाग भाग के मोबाइल उससे छीन नहीं लेते हो तब तक वो कंटिन्यू रहेगा, और जब तक कि आपको पुलिस वालों की असिस्टेंस ना मिल जाए तब तक ये आपका राइट कंटिन्यू रहेगा। पीछा करते रहो, पकड़ लो उसको, फोन ले लो उससे, कोई दिक्कत नहीं है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी आपका कंटिन्यू है। वहीं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट द ऑफेंस ऑफ रॉबरी तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक जो ऑफेंडर है वो कर रहा है या फिर करने का अटेम्प्ट कर रहा है क्या चीज, डेथ, हर्ट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, और तब तक जब तक कि उसकी वजह से इंस्टेंट डेथ, हर्ट और पर्सनल रिस्ट्रेंट का जो डर है वो बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल एक रॉबर गन पॉइंट पे रख के आपसे कोई प्रॉपर्टी छीन रहा है हाईवे पे, तो जब तक कि उस गन पॉइंट पे आपको वो रख के रॉबरी कर रहा है, आपको इंस्टेंट डेथ के डर में डाला हुआ है, तब तक आपका जो राइट है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, वो बना रहेगा। एंड आपके लिए वो राइट आपके आसपास वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं आपको उस रोबर से बचाने के लिए, आपकी प्रॉपर्टी को उस रोबर से बचाने के लिए। वहीं क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ के अगेंस्ट तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक कि ऑफेंडर क्रिमिनल ट्रेसपास कर रहा है, मिसचीफ कर रहा है, जब तक करता जा रहा है तब तक कंटिन्यू रहेगा ऐसे ऑफेंस के अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। नेक्स्टली हाउस ब्रेकिंग के अगेंस्ट जो करी जा रही है आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, ये राइट तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक ऐसा हाउस ब्रेकिंग करने के बाद हाउस ट्रेसपास जो किया गया है वो कंटिन्यू रहता है। लाइक रात के टाइम पे कुछ रॉबर्स आपके घर के अंदर आ गए हैं, ठीक है, अब उन्होंने जैसे ही बाहर से दरवाज़ा तोड़ा, अंदर वो घुसे, तो जब तक कि वो अंदर हैं, हाउस ट्रेसपास कर रहे हैं, अंदर ऑफेंस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तब तक आपका यहाँ पर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी कंटिन्यू रहेगा। जैसे ही वो पकड़े जाते हैं या भाग जाते हैं फिर एंड हो जाता है। सेक्शन 44 कह रहा है कि अगर हमारे ऊपर डेडली असॉल्ट करा जा रहा है, मान के चलो एकदम से कोई अनलॉफुल असेंबली के मेंबर्स आपके ऊपर अटैक कर दिए हैं, तो आप उनके अगेंस्ट अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल करना चाहते हो, आपके पास बंदूक है, आप खुद को बचाने के लिए उन पे गोली चलाना चाहते हो, बट रिस्क है कि किसी इनोसेंट पर्सन को भी लग सकती है, तो तब आपका जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो एक्सटेंड होगा टू द टेकिंग दैट रिस्क, आप वो रिस्क ले सकते हो। तो यहाँ पे आपके राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वाले सेक्शन होते हैं खत्म। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। कहीं पर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और अगर मेरे नोट्स परचेज करने हैं आपको तो आप ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है स्क्रीन पे, इसको सेव करके मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी जाते जाते मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम चैनल भी है स्टडी गो विद ज़ीनत के नाम से, उसको भी ज्वाइन कर लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।